हमारे जहन में कभी रैगिंग की वजह ढूंढने का ख्याल नहीं आता। रैगिंग आखिर होती क्यों है? रैगिंग को बढ़ावा कैसे मिलता है? ये आखिर कैसी परंपरा है जिससे हमारा निकलना इतना मुश्किल हो गया है? ये आखिर कैसी हिपोक्रेसी है जो एक ही अपराध को दो नजरिए से देखती है? किसी भी मारपीट, टॉर्चर या अब्यूज जैसी हरकत अगर कैंपस के बाहर होती है तो उसे अपराध माना जाता है, जबकि उसी हरकत को कैंपस के अंदर मजाक, इंट्रोडक्शन या फिर फॉर्मेलिटी का नाम देकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कुछ लोगों का यह मानना है कि रैगिंग सीनियर्स और फ्रेशर्स के बीच की दूरी को मिटाता है, उनमें दोस्ती पैदा करता है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि रैगिंग की वजह से उनमें इमोशनल बॉन्डिंग होती है। हद तो ये है कि लोग ये भी मानते हैं कि रैगिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये उन्हें बाहरी दुनिया यानी कि रियल वर्ल्ड के लिए तैयार करता है। आपको नहीं लगता कि ये सारी बातें बकवास हैं? मुझे तो लगता है, बट मेरे लगने ना लगने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे आज के स्टूडेंट्स इसके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स बिगिन विद आस्किंग व्हाट इज रैगिंग। जब कोई स्टूडेंट एकदम कॉलेज में आता है तो बहुत चेंजेस होते हैं। लाइक स्कूल में एवरीथिंग इज सो प्रोटेक्टेड। व्हेन यू गो इन स्कूल, मतलब स्कूल यूनिफॉर्म में जब आप जाते हो, इट्स अ वेरी ह्यूज चेंज। सो साइकोलॉजिकली स्टूडेंट बहुत स्ट्रेस के साथ कॉलेज में घुसते हैं, सेम टाइम पे बहुत एम्बिशंस के साथ। तो अगर उससे गलत सॉर्ट ऑफ रैगिंग उसे मिल जाए तो ये गलत सॉर्ट ऑफ रैगिंग क्या है? रैगिंग तो गलत है ही। ये गलत रैगिंग क्या होती है? सी अकॉर्डिंग टू मी हेल्दी रैगिंग वो होती है मतलब जिसके अंदर आप अपने सीनियर से इंटरेक्ट करते हैं, यू नो। ये जो हेल्दी रैगिंग है ये टर्मिनोलॉजी गलत है। बिल्कुल गलत क्योंकि है। ये बहुत सब्जेक्टिव है। डेंटिस्ट हो चाहे एमबीबीएस हो चाहे बीएमएस हो, कोई भी फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या होता है, बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो हमको स्टडी करने होते हैं। तो उसमें हमको डिसेक्शन भी करना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो एक वो फन होता है सीनियर्स का कि हाँ ये एक चीज़ है, अगर तुम रैगिंग को नहीं झेल पाओगे तो तुम वो काम कैसे करोगे, तुम कैडेवर एज कॉल्ड डेड बॉडी उसको कैसे डील करोगे। डू यू एग्री विद दैट? नो, नॉट एट ऑल। ओके। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी यही होता है कि एक कम्युनिटी जब मेजॉरिटी में हो जाती है तो दे ऑल गैंग अप एंड दे ट्राई टू कैप्चर स्टूडेंट। अपना गैंग और बढ़ाने के लिए वो स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं। सीनियर्स अपनी सुपीरियॉरिटी प्रूव करने के लिए जूनियर्स के साथ करते हैं। एक जो लाइन बिल्ट हो जाती है हायरार्की की कि अगर मैंने एक्सपीरियंस किया तो मैं क्यों ना करूं जूनियर्स के साथ। तो that conditioning that you're talking about, that has to be accepted कि मेरे साथ हुआ, okay, I think we should stop it now. We should be more sensitive towards our juniors. Welcoming होना चाहिए, sensitive होना चाहिए और साथ के साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और भी ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि एक बेसिक कंडीशनिंग बदलने की ज़रूरी है एंड दैट एक्चुअली बिगिंस फ्रॉम एवरीवन्स होम्स। जो आप अपने माँ बाप से सीखते हैं, जो आपकी सोसाइटी कंडीशनिंग होती है, वो बदलने की ज़रूरत है। बात सिंपल सी है कि किसी भी प्रकार की रैगिंग गलत है, ख़त्म होनी चाहिए। रैगिंग कुछ नहीं है, एक बीमारी, दिमागी बीमारी। जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी हमें इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर हमें इसे जड़ से मिटाना है हमें उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। मेरा भाई रायगढ़ छत्तीसगढ़ के एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 2014 में एडमिट हुआ था। हल्की फुल्की रैगिंग शुरू से ही होती थी, इंट्रो करना, गाना गाना, डांस करवाना। बट अराउंड 1 महीने बाद रैगिंग थोड़ी बढ़ गई, सीवियर होने लगी। उसके पूरे बाल कटा दिए और एवरीडे टॉर्चर करते थे इसी तरह, सुबह शाम जब भी मिल गए। वो हाथ भी उठाने लगे, रात में पी के आते थे रूम में, मारते पीटते थे, नंगा करा के डांस कराना, गाना गाना, ये सब करते रहते थे। उसने कंप्लेन की भी बट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। उसने हमें पूरा सिनेरियो बताया तो हमने उससे कहा कि अगर तुम्हारी कंप्लेन पे नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग तुम्हारे साथ चलते हैं कॉलेज, हम कंप्लेन करते हैं। तो फिर उसने कहा कि अभी आप रहने दीजिए, मैं
खुद हैंडल कर रहा हूँ। अगर कुछ ज़्यादा होता है तो मैं आपको कॉल करूँगा, आप लोग आके कॉलेज में कंप्लेन कर देना, क्योंकि ज़्यादा पेरेंट्स अगर इन्वॉल्व होते हैं तो वो सीनियर्स मिलके बैच आउट कर देते हैं। 8 नवंबर को शाम को कॉलेज से डीन की कॉल आई और डीन ने बताया कि आपके बेटे ने पंखे से लटक के सुसाइड कर लिया है। लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के दायरे में हम क्या क्या दंड दे सकते हैं, इसका प्रावधान हमने किया। हर साल हम लोग जैसे अभी सीज़न आ गया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का, तो देखिएगा हमारे पास है, लेके आया हूँ। ऑलरेडी 24 मई को पूरे देश के 419 मेडिकल कॉलेजेस को हमने रेगुलर भेज दिया सर्कुलर कि भाई साहब ये जो है आप सारे चीज़ को लागू कीजिए, देखिए, जगह जगह बोर्ड लगाइए, ये लंबी चीज़ है, जो प्रावधान है वो आप करिए। किसी भी इंस्टीट्यूट के माहौल को समझने के लिए हमारा ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के स्टूडेंट्स अपने आप को उस इंस्टीट्यूट में कितना महफूज महसूस करते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी परेशानियों को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कितनी आसानी से रख पाते हैं। इस यूनिवर्सिटी में हमने बहुत से प्लेटफॉर्म क्रिएट किए हुए हैं। वो प्लेटफॉर्म्स क्या है, जैसे जेंडर सर्कल्स। वो प्लेटफॉर्म क्या है, जैसे स्टूडेंट्स के डिस्कशन ग्रुप्स हैं, जो सोशल एक्सक्लूजन पे है, कास्ट पे है, जो जेंडर इश्यूज़ पे है, स्टूडेंट राइट्स पे भी हैं, स्टूडेंट क्रिएटिविटी पे है, लिटरेचर पे है, ड्रामा पे है। तो जब स्टूडेंट इनमें इन्वॉल्व हो जाता है तो वो सीनियर जूनियर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। उनके पास बहुत से मौके होते हैं आपस में बात करने के, या उस तरह से उन चीज़ों को लेने के कि जैसे वो रैगिंग में करते हैं। तो मैंने देखा बहुत सा स्टीम आउट और वेंटिलेशन यहाँ पे हो जाता है। और ये प्लेटफॉर्म, मेरा ये पक्का दावा है, एक बहुत बड़ा बुलवर्क है रैगिंग के खिलाफ। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, जैसे कि मैं अपने इंस्टीट्यूट की ही बात करूं, तो सबसे पहले तो उनका एक स्ट्रिक्ट सिस्टम ऑफ सर्विलेंस होता है। जो फ्रेशर्स आए होते हैं उनको वो अलग से मॉनिटर करते हैं, यहाँ तक कि मूवमेंट्स भी थ्रू आउट द डे। और वो इस बात का ध्यान रखते हैं, खासकर उनका प्रोक्टोरल बोर्ड, कि सीनियर्स शुरुआत के 1-2 महीने तक ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करें, ऐसी कोई हरकत उन बच्चों के साथ ना करें जो उनके लिए डेट्रीमेंटल हो या उनके मेंटल लेवल को नुकसान पहुंचाए। मुझे मेरे सीनियर्स के साथ टाइम बिताने का मौका मिलना चाहिए था, इंटरेक्शन का मौका मिलना चाहिए था, उन्हें जानने समझने का मौका मिलना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ये कमी मुझे महसूस हुई थी। AICT sent an expert committee of 2-3 professors to the concerned institution with specific terms to ensure that AICT regulation on anti-raggings are followed by the institution, whether the case of ragging is faked or what is the status of that case, and interact with the students. AICT interact with the faculty members, AICT interact with the hostel, and the final report of the expert committee is submitted to the regional committee of the AICT, and based on that report the regional committee recommends the punishment to be, if the institution has not followed the regulation, then they put some punishment to the institution. I joined BDS in like one of the most famous college in Mathura, and it took like a worst part of my life. मेरा इतना रैगिंग हुआ, इतना ज़्यादा, कि मुझे कॉलेज से मतलब कॉलेज को छोड़ना पड़ा, एंड आई वॉज बाउंड टू लीव इट। हर तरीके से मेरे को मेंटली, मॉरली, फिजिकली मेरे को तोड़ दिया था उन लोगों ने। कॉलेज में कंप्लेन किया गया इस बात का। देन इट वॉज अबाउट द करियर ऑफ दैट स्टूडेंट, कि अगर उसको रस्टिकेट करेंगे तो उसका करियर ख़राब हो जाएगा, कॉलेज का फीस चला जाएगा, सब कुछ। एंड हाउ अबाउट मी, तो मेरे को बोला गया इट्स ओके, ऐसा चलता है मेडिकल कॉलेजेस में, सो जस्ट टेक इट ईजी। पहली रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी बंदा ये इंटरव्यू देख रहा हो, अक्षित कुमार श्रीवास्तव के साथ इतना कुछ हुआ, व्हाई देयर इज नॉट एनी एक्शन ऑन डेंटल कॉलेज? कॉलेज के ऊपर एक्शन होना चाहिए, कॉलेज बंद होना चाहिए, कॉलेज सील होना चाहिए, क्योंकि महेंद्र प्रताप सिंह चौहान के साथ ऐसा हुआ, अक्षित श्रीवास्तव के साथ हुआ, आगे किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉलेज मैनेजमेंट वाज लाइक क्वाइट इंडिफरेंट, उनका पूरा इंडिफरेंट बिहेवियर ही था पूरे मैटर में। कुछ समझ में नहीं आया, क्या इसको समझाएं या अपने को समझें या कॉलेज में जाएं
या सीनियर्स को बोले। जब इसने कई बार कहा मम्मी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो हमने कहा बेटा सहन करो। बच्चों की परवरिश में जितना बड़ा रोल माँ बाप का होता है, उतना ही बड़ा रोल उनकी हिफाजत में भी होना चाहिए। अगर माँ बाप अपने बच्चों की करी हुई शिकायतों पे ध्यान दें और उस पर तुरंत एक्शन लें, तो हम इस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। और एक और बात, माँ बाप को अपने बच्चों के साथ ये कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि आपका बच्चा कभी भी आपसे कुछ भी कहते हुए हिचकिचाए नहीं। Our next focus now for the next 2-3 years is to press on compliance and press very hard on compliance, that we need not necessarily all the requirements that the Raghavan Committee and the Supreme Court has set, but we certainly need 5 or 7 top requirements, and we will keep on pressing. मेरी इन्वॉल्वमेंट रैगिंग में 2009 में शुरू हुई, जबकि मेरा बेटा अमन मेडिकल कॉलेज में मारा गया हिमाचल में। सभी लोग बोल रहे थे जस्टिस है, उसका मतलब है आप जाइए, जिन लड़कों ने रैगिंग करवा दिया उनको पनिशमेंट दिलवा दीजिए, वो 4 साल 8 साल 10 साल जेल में डाल दीजिए। बट दैट इज़ नॉट व्हाट आई थिंक वाज जस्टिस। तो हमने बोला कि जस्टिस तभी मिलेगा जब पूरा कंप्लीट प्रिवेंशन होगा। इस प्रैक्टिस को ही ख़त्म करना पड़ेगा। दैट वुड बी जस्टिस टू अमन, ना कि 4 लड़कों को 5 लड़कों को जेल में डलवा दिया। दैट इज़ नॉट माई आइडिया ऑफ जस्टिस। तो उस वक़्त हमने एक प्रपोज़ किया जो अब नेशनल रैगिंग प्रिवेंशन प्रोग्राम है। वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड इन अ सर्टेन वे, नॉट कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, कि पिछले 7 साल में वी मस्ट हैव रिड्यूस्ड द प्रैक्टिस ऑफ रैगिंग बाय 75%। काफ़ी हद तक स्कूल में बुलिंग यानी दादागिरी की आदत थी, कॉलेज में रैगिंग का रूप ले लेती है। और ये आदत सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ताकतवर और दूसरे को कमज़ोर दिखाने का साधन होती है। फिर चाहे वो छोटी सी चीज़ हो, जैसे कि किसी के रंग रूप या भाषा पे कमेंट्स दे के छोड़ दिया और हमें लगे कितनी मामूली सी बात है, लेकिन अगर इसी मामूली सी आदत को उस वक्त नहीं रोका गया तो वो आगे जाकर बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। Educate the Attorney General. Then we request the Attorney General to bring this notice to the Supreme Court, because we have no evidence the Supreme Court is in the picture at all. First thing, we were able to get all the principal players under one roof, and they were sensitized on the task ahead. As the chairman of this committee, sitting along with the other members who came from diverse backgrounds, an engineer, a doctor, an educationist, we were able to impress upon the principal players, namely the regulatory agencies, heads of regulatory agencies, that this is a serious issue and that without their cooperation things could not improve. But basically we checked what mechanism existed in each of these institutions, both in the regulatory agency and in the institutions which they were supervising. So it gave us an occasion, an opportunity to satisfy ourselves that there was a mechanism in place and that whatever shortcomings it had, they were all remediable over a course of time. दो 2009 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक रेगुलेशन बनाया और जिसके अंदर कई सारे प्रोविजंस किए गए। इस रेगुलेशन का सबसे मुख्य उद्देश्य ये था कि हाउ कैन वी कंटेन दिस मीनस ऑफ रैगिंग एंड हाउ कैन वी इरेडिकेट इट फ्रॉम द कैंपसेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। जो भी बच्चे विश्वविद्यालय में या महाविद्यालयों में आते हैं उनको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है, पेरेंट्स को भी अंडरटेकिंग देनी पड़ती है और उस अंडरटेकिंग का पर्पज़ ये है कि एक तो अवेयरनेस क्रिएट करना और एक बच्चों के अंदर ऐसी मानसिकता पैदा करना जिससे वो दूसरे बच्चों को तंग ना करें। और ये अंडरटेकिंग हम लोगों ने मैंडेटरी किया, हर वर्ष बच्चों को देनी होगी। दूसरा हम लोगों ने ये किया है कि जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं
अलग अलग इन डिफरेंट डोमेन्स ऑफ नॉलेज, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल है, उसकी एक हमने समिति गठित की है और उसकी हम रेगुलरली मीटिंग करते हैं। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी के भी अधिकार क्षेत्र में जो आती है वो उनको हिदायत जारी करते हैं कि कोई भी रैगिंग की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हमने रैगिंग की डेफिनेशन को एक्सपेंड किया है। उसमें अगर कोई किसी जाति सूचक शब्द के साथ किसी को संबोधित करता है या कोई एथनिसिटी वाली बात आती है किसी भी किस्म की, तो उसको भी हमने इसके रैगिंग के दायरे में लिया है। और इसके अलावा हम दूसरे उसमें जो प्यूनिटिव एक्शंस हैं उसमें ये है कि हर एक इंस्टीट्यूशन को ये इंश्योर करना है कि उनके कैंपसेस पे कोई इस तरीके की एक्टिविटीज़ ना हो, और अगर वो एक्टिविटी होती है तो इस तरीके की एक्टिविटी हमारे नॉलेज में आती है तो दैट इज़ ऑल्सो टेकन वेरी सीरियसली बाय आवर असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन एजेंसी। जिस तरीके से हम लोगों ने इसको शुरू किया है और जिस तरीके की अपेक्षा हर एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन से की जा रही है, तो हम निश्चित रूप से जो है वी वुड बी एबल टू मेक आवर कैंपसेस फ्री फ्रॉम द रैगिंग एक्टिविटीज़। 2009 के बाद जो रैगिंग की समस्याएं हैं वो काफ़ी कम हुई। इस दिशा में यूजीसी ने एक हेल्पलाइन स्थापित किया और ये 24 घंटा कार्यरत है। आप किसी भी समय यहाँ पर कॉल करें तो आपकी समस्या को यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है और रिकॉर्ड करके मॉनिटरिंग एजेंसी को भेज दिया जाता है। मॉनिटरिंग एजेंसी फिर बाद में उस समस्या को देखते हुए कितनी गंभीर है फिर हमारे पास भेजती है। आप ये नंबर वेबसाइट पे लॉन्च करके अपना कंप्लेन का स्टेटस देख सकते हैं। There are various options. Click here to register your anti-ragging undertaking. This is undertaking. This is online anti-ragging complaint. एक अभी नया हमने एक anti-ragging ऐप बनाया। उस ऐप से it has become all the more easy because ऐप के थ्रू बच्चे रैगिंग की कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकते हैं, प्लस दे कैन इवन नो द स्टेटस ऑफ देयर कंप्लेंट। एक यूनिक कंप्लेंट नंबर जनरेट होता है, उसको डाल के एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो चेक कर सकते हैं कि उनकी कंप्लेंट का स्टेटस क्या है। अगर आप एक टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट से पूछेंगे, उसकी छोटी सी बड़ी शिकायत पे गौर करेंगे और उस पर एक्शन लेंगे। अगर आप एक पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चे से हर रोज़ पूछेंगे कि बेटे तेरे कॉलेज का दिन कैसा रहा। अगर आप एक विक्टिम हैं तो आप अपनी चोट से उभरेंगे, शिकायत करेंगे। और अगर आप एक ऑफेंडर हैं तो आप अपने आप से पूछेंगे कि आखिर क्यों मैंने ऐसा स्टेप लिया जिससे किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो। आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेंट की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज़ हेल्पलाइन, इट हेल्प्स।